अस्सलाम के व्यूअर्स, परवेज़ मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, इस वक्त तक मेरी पिछले 3-4 दिन में 3 पेशीन गोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त और 100% एक्यूरेट साबित हो चुकी हैं। उनमें से 2 पर मैं कल अपना वीडियो कर चुका हूँ और एक जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की गई मेरी पेशीन गोई है, जिसमें फिच की पाकिस्तान के बारे में शाया करदा रिपोर्ट है। उसमें पाकिस्तान के मारूजी हालात, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस और पाकिस्तान की मुआशी हालत और आने वाले वक्तों में जो उसके मामलात IMF के साथ होने जा रहे हैं, उस पर जो मैंने पेशीन गोई की थी वो भी बाइना 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है। और उस पर इंटरनेशनल फिच की जो रिपोर्ट है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये उनकी इंग्लिश रिपोर्ट का उर्दू वर्जन है, उर्दू ट्रांसलेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी आर्टिकल का, किसी भी ऐसे का, किसी भी रिपोर्ट का जब इंग्लिश में वो शाया होती है तो उसका उर्दू उसकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और टफ काम होता है। इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू ट्रांसलेट दिस इंग्लिश वर्जन इनटू उर्दू एज इट्स स्पिरिट एंड इट्स नेचर। उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करना क्यों मुश्किल होता है? आपको गूगल पर भी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन अवेलेबल हो सकती है, लेकिन वो ट्रांसलेशन ऑथेंटिक इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स भी होते हैं और ग्रामेटिकल थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी उसकी कर दी जाती है। लेकिन वो गूगल ऑथर की ना तो नेचर को समझ सकता है, ना सर्कमस्टांसेस को समझ सकता है, ना ही ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकता है और ना ही उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रिपोर्ट या वो ऐसे या वो आर्टिकल शाया किया गया या तहरीर किया गया है। सो इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी है और ह्यूमन एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए से ही कन्वर्जन इसकी की जानी चाहिए ताकि बिल्कुल एक्यूरेट उसकी ट्रांसलेशन और मीनिंग्स आपकी समझ में आ सके। सो इस पर मैंने रात भर काम करके ट्रांसलेट किया है इसको। ये फिच की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एजेंसी है, जिसने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक रिपोर्ट शाया की है। उसका उर्दू ट्रांसलेशन उसकी आपके सामने रखने जा रहा हूं और इसमें वो पेशीन गोई जो मैं अपनी 19 तारीख के व्लॉग में कर चुका हूं वो 200% दुरुस्त साबित की और उसकी ऑथेंटिसिटी को इस रिपोर्ट ने भी माना है। आइए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं और साथ साथ मैं इस पर तबसरा भी करता जाऊंगा और आपके साथ साथ चीजें शेयर और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किस किस जगह पर क्या क्या मैंने बात की और कौन कौन सी ऑथेंटिसिटी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स उर्दू ट्रांसलेशन। बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट इजी एंड इंस्टेंट एक्सेस टू माई ऑल माई वीडियोज। फिच कहता है कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात का नतीजा और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, IMF के साथ मालियाती मुआहदे और स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA स्टैंड बाई अरेंजमेंट की कामयाबी जो मार्च 2024 को खत्म हो रही है, इसे कामयाब और महफूज रखने के लिए रियासती कोशिशों को पेचीदा और मुश्किल बना सकती है। विच थिंग कैन मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। जो पाकिस्तान की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है वो इस चीज को पेचीदा और मुश्किल बना सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है, फिच की रिपोर्ट। फर्दर वो कहते हैं कि फिच रेटिंग्स का कहना है कि एक नया मुआहदा मुल्क के क्रेडिट प्रोफाइल की बुनियाद है और हम ये समझते हैं कि एक चंद माह के अंदर अंदर इसे हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन वसीतर और जामे मुज़ाकरात और फिर इन मुज़ाकरात को कामयाब करने में नाकामी बैरूनी लिक्विडिटी कशीदगी में इजाफा करेगी। यानी कि अगर ये मुज़ाकरात जो IMF के साथ फर्दर होने जा रहे हैं वो नाकाम हो जाते हैं तो इट वुड इंक्रीज द एक्सटर्नल लिक्विडिटी कॉन्फ्लिक्ट, इसमें इजाफा करेगी और डिफॉल्ट का अमकान बढ़ जाएगा। वही डिफॉल्ट का अमकान जो पाकिस्तान में अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जिसकी जो मैं प्रेडिक्ट कर चुका था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और उस डिफॉल्ट के करने के बाद जो एक महंगाई की शदीद लहर उठेगी और पहले ही हम इंतहाई महंगाई में पिसते हुए अवाम है, गरीब अवाम है, तो मजीद उसमें पिस जाएंगे। मजीद वो कहते हैं कि हालिया महीनों में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में कंपैरेटिवली बेहतरी आई है। ये बेहतरी के मामले में मजीद वो आगे ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 फरवरी 2024 तक 8 बिलियन अमरीकी डॉलर के खालिस गैर मुल्की ज़रे मुबादला के ज़खायर बताए हैं, जो कि 3 फरवरी 2023 को 2.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की कम तरीन सतह से ज्यादा हैं। यानी वो कहता है कि 3 फरवरी 2023 को उससे ज्यादा हैं। इसके बावजूद ये मतवक्के बैरूनी फंडिंग की जरूरियात के मुकाबले में कम है। अब ये बैरूनी फंडिंग कौन सी है? जो हमने
जो हमारा डेफिसिट है लेन देन का और कर्जा जो हमने लेना है और फिर हमने जो कर्जे वापस करने हैं, उसके मुकाबले में फिर भी वो कहते हैं कि ये फिर भी वो कहते हैं कि ये जो 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, ये फिर भी उसके मुकाबले में कम है। मजीद वो ये कहता है कि हम समझते हैं कि कम अज कम अगले चंद सालों तक ज़खायर से तजावज़ करना जारी रहेगा। हमारा ये भी अंदाजा है कि पाकिस्तान ने जून 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर 2024 को जून को ख़त्म होने वाला है, उसके माली साल की पहली 2 तिमाहियों में दो तरफा कर्जों के मामूल के रोल ओवर को छोड़कर पाकिस्तान ने 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्लान के निसफ से भी कम को पूरा किया है। 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उससे भी कम यानी कि 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं, जबकि एक्सपेक्टेड जो इस माली साल के आखिर पर होना थे वो 18 बिलियन थे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा सका। और उसको पूरा नहीं किया जा सका, वजह क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान के हालात, जिसमें एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है और इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकोनॉमी इस वक्त चल रही है। आगे चलकर इस पर भी बात है, वो भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। खुद मुख्तार मुल्क की कमजोर बैरूनी पोजीशन का मतलब यह है कि कसीर जेती और दो तरफा शराकतदारों से माली इयानत हासिल करना अगली हुकूमत के एजेंडे में सबसे ज्यादा जरूरी मसाइल में से एक होगा। इंतखाबात में यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे फिच करने जा रहा है कि इन इलेक्शंस में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों की मजबूत कारकर्दगी के बावजूद ये इस चीज को एडमिट कर रहा है फिच। अब ये बात आप ज़हन में रख लें, रिपोर्ट फिच की हो, गैल्प की हो, या किसी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हो, या किसी भी इंटरनेशनल इदारे की हो, रिकॉग्नाइज की हो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने में और सही करने में, और पाकिस्तान के दीगर जो बैरूनी मालियाती इदारे हैं उनके साथ लेन देन करने में वो ज़्यादा अहमियत रखती है, और उसी की बुनियाद पर ही वो ज़्यादा नतायज अखज़ करते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करते हैं और डील करते हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि फिच कहती है कि इंतखाबात में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारों की मजबूत कारकर्दगी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बावजूद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद लगता है। ये जो हुकूमत बनने जा रही है, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मजबूत और अच्छी और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और उनको बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस ऑल ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है ये पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद तो लगता है, लेकिन ये कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फील नहीं होती। कहने का उनका मतलब और मकसद ये है एसबीए के अगले मुद्दे पर बातचीत करना और इसके तहत वज़ा करदा पॉलिसी और वादों पर अमल करना ज्यादातर दीगर बैरूनी मालियाती बहाव के लिए अहम होगा। वही बातें जो मैं आपसे कर रहा था कि उनके साथ लेन देन करना, ये जो दीगर बैरूनी मालियाती इदारे हैं उनके लिए ये इंतहाई ज्यादा अहम होगा। ये न सिर्फ IMF बल्कि तवील मुद्दत तक मुल्क की इक्तिसादी रफ्तार को बुरी तरह से मुतासर करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिच की रिपोर्ट कह रही है, और फिच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम ममालिक के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, तमाम ममालिक के मारूजी हालात को देखते हुए और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए रिपोर्ट्स तैयार करती है। उनमें से पाकिस्तान के बारे में तैयार की जाने वाली ये रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है इसी 19 फरवरी को। उसके मुताबिक वो क्या कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ IMF बल्कि तवील मुद्दत तक मुल्क की इक़्तिसादी रफ्तार को भी बुरी तरह से मुतासर करेगा। ये इंतखाबात के बाद जो इंस्टेबिलिटी आई है और ये ग्रुप जो PTI को छोड़कर उसको निकालकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान को पर हुकूमत करने जा रहे हैं, ये इसके बारे में वो बात करते हुए कह रहे हैं कि ये मुल्क की इक़्तिसादी रफ्तार को बहुत बुरी तरह से मुतासर करेगा। IMF के नए मुआहदे को हतमी शक्ल देना मुश्किल होने का इम्कान है। मौजूदा SBA एक अबूरी पैकेज है। दिस इज एन इंटरम पैकेज विच इज गोइंग टू बी फिनिश एंड कंप्लीट एंड एंड विद इन दिस कमिंग मार्च। ये पैकेज है और हमें यकीन है कि कोई भी अगला मुआशी इंतजाम सख्त शराइत के साथ आएगा। जो भी अगला मुआशी इंतजाम आएगा, IMF के साथ होगा या वर्ल्ड बैंक के साथ होगा या कहीं से भी और आएगा, तो उसकी शराइत, उसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा सख्त होगी। दिस इज व्हाट आई हैव प्रेडिक्टेड, जिसकी पाकिस्तान में शदीद मज़ाहमत की जा सकती है।
श्योरली, जब एक आप पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर पार्टी को बाहर निकाल के बैठे हुए हैं और उसको घास भी नहीं डाल रहे हैं और उसको किसी काम में नहीं ला रहे हैं, खातर में नहीं ला रहे हैं, तो मुश्किल तो जरूर पेश आएगी, वो रेजिस्ट तो जरूर करेगी। अब इसी के लिए मैंने आपसे कह दिया था कि जो पिछला प्रोग्राम चला था आईएमएफ का भी कंटिन्यू था, उसमें जो एक इंस्टॉलमेंट रिलीज होना थी, वो इंस्टॉलमेंट उस वक्त तक रिलीज नहीं हुई थी जब आईएमएफ का वफ्द इमरान खान से जाकर नहीं मिला था और इमरान खान ने उनको यकीन दहानी नहीं करवा दी थी, तब तक वो जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज नहीं हुई थी। मजीद वो ये कहते हैं कि बहरहाल एनीवे हम ये समझते हैं कि मुल्क की मुआशी चैलेंजों की शदीद नोयत और महदूद मुतबादिल वसाइल के पेश नज़र ऐसी किसी भी मज़ामत पर काबू पा लिया जाएगा। अब यहां पर वो ये समझते हैं कि या तो बाई हुक और बाई क्रुक उस पर काबू पा लिया जाएगा, या तो उनको अपने साथ मिला लिया जाएगा। उनका शायद कहने का मतलब और मकसद ये है कि या तो पीटीआई को अपने साथ मिला लिया जाएगा हुकूमत साजी में, या हुकूमत साजी में उसको हिस्सा भी, उसका जो ड्यू राइट है या हुकूमत करने का उसका जो ड्यू राइट है उसको दे दिया जाएगा, और या फिर बाई फोर्स, बाई हुक और बाई क्रुक उसको दबा दिया जाएगा और उनके साथ उनको ये बैरूनी ताकतों को या मालियाती इदारों को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि अब किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है और चीजें बिल्कुल अपनी मामूल पर आ चुकी हैं। मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम आईएमएफ के साथ किसी भी बातचीत को तूल दे सकता है, और ये भी कि ये कसीर जेती और दो तरफा शराकतदारों के मामलात के हाल में ताखीर भी कर सकता है। क्या चीज? जो मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर है, ये आईएमएफ के साथ जो मुआहदा होना है उसको तवील भी कर सकता है और इसमें मुश्किलात का बायस भी बन सकता है, या इस्लाहात के निफाज में भी रुकावट बन सकता है। इस जो रिफॉर्म्स आईएमएफ चाहता है कि रिफॉर्म्स की जाएं, जिन शराइत पर उनके साथ डील होनी है, अब उन शराइत की इंप्लीमेंटेशन में भी ये जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये रुकावट बन सकती है। हमें यकीन है कि हुकूमत निस्बतन तेजी से ओहदा संभालेगी और आईएमएफ के साथ मशगूल हो जाएगी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए खतरात ज्यादा रहने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। वो क्या कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए खतरात बहरहाल मौजूद रहने का इम्कान है, और यही वो चीज है जो आईएमएफ के साथ और दीगर मालियाती इदारों के साथ लेन देन में और डील करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर वो डील हो भी जाती है किसी सूरत में, तो उसकी जो शराइत होंगी, उसके जो रिफॉर्म्स करना होंगी मुल्क के अंदर, वो टैक्सेशन को और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसमें जो प्रॉब्लम्स आएगा वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही आएगा। मजीद वो कहते हैं कि इस दौरान अगर पीटीआई को साइडलाइन रखा जाएगा, अगर पीटीआई को साइडलाइन रखा जाएगा तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। अब फिच वाले मजीद क्या कहते हैं कि अगर इसी तरह से पीटीआई को एक साइड पर रखा जाता है तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि हालिया इलेक्शन ने पीटीआई के लिए मुसलसल और मजबूत अवामी हमायत का इंकशाफ किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज जब जा रही है इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जो मालियाती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जब ये चीज जा रही है, क्लियर एक मैसेज जा रहा है कि हालिया इंतखाबात में, इन इलेक्शंस में अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है पीटीआई को और पीटीआई की हिमायत की है, तो उसको साइड लाइन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हालिया इंतखाबात ने इस चीज का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आगे चलकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास आईएमएफ प्रोग्रामों को मुकम्मल करने का रिकॉर्ड खराब है। इनका रिकॉर्ड जरा ये मुकम्मल नहीं करती हैं, कभी इस तरफ हो जाते हैं, कभी राइट साइड पे हो जाते हैं, कभी लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं, कभी कोई जवाब, कभी कोई बहाना। तो इंप्लीमेंटेशन में और उस मामले में इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। इसके 24 आईएमएफ प्रोग्रामों में से निसफ से भी कम दस्तियाब फंड्स का ओनली 75% से भी कुछ ज्यादा हिस्सा डिलीवर किया जा सका है। ताहम मौजूदा एसबीए के तहत अहदाफ पर मुस्फाना पेशरफ्त हुई है। जो मौजूदा है ना, जो 2024 ये मार्च में खत्म हो रहा है, एक इंटरम पीरियड, इंटरम के तौर पर वो सारा कुछ लिया गया था, वो यहां पर खत्म हो रहा है और उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आई है और पेशरफ्त हुई है। शायद ये बेहतरी और ये पेशरफ्त, ये जो केयर टेकर सेटअप है और खाने वाले थोड़े थे, सारे अपने अपने घरों में इलेक्शन के लिए बैठे हुए थे, शायद इसलिए उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। मजीद हम समझते हैं
कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात की अशद ज़रूरत है और इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद है, यानी कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर और इस पर कॉन्सेंसस भी मौजूद है जो आने वाली हुकूमत के इंतजाम के नफाज में सहूलत फराहम कर सकता है। अगर बैरूनी लिक्विडिटी के दबाव में कमी हो तो खतरात वक्त के साथ साथ दबाव बढ़ा सकते हैं, या तो इब्तदाई रिफॉर्म्स की कामयाबियों या पाकिस्तान से बाहर होने वाली पेशरफ्त के नतीजे में, जैसे कि तेल की कीमतों में खातरखा कमी मुआशी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का बायस बन सकती है। अब ये वो चीज़ है जो महंगाई के बारे में मैंने आपसे कही थी कि अगर तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती है तो ये पाकिस्तान पर जो लेन देन के मामलात है उन पर दबाव इसका बढ़ेगा, और इसी की निशानदेही फिच भी कर रही है। वो कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में खातरखा कमी मुआशी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का बायस बन सकती है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के बैरूनी मालियात इस वक्त तक सख्ती तौर पर इंतहाई ज्यादा बहुत ज्यादा शदीद इंटेंसिवली कमजोर रहेंगे जब तक कि वो निजी शोबे को तरक्की नहीं दे सकता, और ये वो निजी शोबा है जिसको इमरान खान तरक्की दे रहा था। व्यूअर्स, मुझे मेरी बात ज़हन में रख लीजिए, और इसी शोबे को तरक्की देने पर फोकस किया हुआ था इमरान खान ने। और आगे चलकर वो क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बैरूनी मालियात इस वक्त तक सख्त तौर पर इंतहाई ज्यादा कमजोर रहेंगे जब तक कि वो निजी शोबे को तरक्की नहीं दे सकता, जो ज्यादा नुमाया तौर पर ज्यादा बरामदी आमदनी पैदा कर सकता है। उनका कहने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पर यकीन रख रहा है, जबकि इसको एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। और यही वो पॉइंट है, यही वो मामला है जिसको इमरान खान ने हाईलाइट किया था और जिस पर वो मुसलसल वर्क कर रहा था। और उन दिनों में जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया वो बड़ा तेजी के साथ चल रहा था, और कम से कम जो पाकिस्तान की हब है, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, फैसलाबाद में लेबर की कमी हो गई थी और मजदूर मिलना कम हो गए थे। इस वक्त अब जाए फैसलाबाद में जाके हालात देखें। फैसलाबाद हब है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, तो फैसलाबाद ने क्यों पीटीआई के फेवर में वोट किया है और पीएमएलएन को रिजेक्ट कर दिया है बड़ा सख्ती से, और क्लीन स्वीप कर गई वहां पर पीटीआई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहां पर इंडस्ट्री बंद हो गई है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की हब वहां पर खत्म हो चुकी है और मजदूर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, और ताजर हजरात बहुत ज्यादा जलील और परेशान बैठे हुए हैं। इसीलिए पीटीआई को वहां पर वोट मिला है। ये एक इंडिकेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए कि जब इंडस्ट्री की हब इस तरह बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है तो पूरे पाकिस्तान का हाल फिर क्या होगा। और इसी की निशानदेही ये फिच ने भी की है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट को मैं जरा दोबारा पढ़ता हूं ताकि आपको पूरी तरह पर समझ आ सके, और इसके बाद फिर मैं वीलॉग को खत्म करता हूं। वो कहते हैं कि जब तक वो निजी शोबे को तरक्की नहीं दे सकता जो नुमाया तौर पर ज्यादा बरामदी आमदनी यानी एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एफडीआई को राग़िब कर सकता है या दरामदी इन्हिसार को कम कर सकता है। यानी जब तक हम एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी लोकल स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, माल बरामद नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। और यही वो चीज़ है जिस पर इमरान खान ने फोकस किए रखा है, और इसी वजह से ही ये जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन भी किया गया था कि अगर इमरान खान 5 साल अपने पूरे कर जाता है, आमतौर पर यह तासुर व्यूज पाया जाता है कि अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे करता तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाना थी, जबकि यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे करता ना तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज से भी ज्यादा हो जाना थी। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि वो जिन पैरामीटर्स पर चल रहा था, जिन रूट्स पर वो चल रहा था, जो फाउंडेशंस वो पाकिस्तान की बना रहा था, जिन पर इकोनॉमी को वो एस्टेब्लिश कर रहा था, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ वो जा रहा था, तो उसके बाद उसका डायरेक्टली जो असर है, जो उसका फायदा है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, वो पब्लिक ने ही होना था। और तब जाकर अवाम को पता चला था कि इमरान खान ने कितने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और हमारे मुल्क को किस जगह पर वो लेके चला गया। आपको याद होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज टेन्योर उसने कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, आपने घबराना नहीं है। और यही वो चीज है
कि जब वो कहता था कि आपने घबराना नहीं है, वो फाउंडेशंस ऐसी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड होना थी, हमारे बैरूनी मुल्क कर्जे जो हैं उनमें कमी आना थी, और आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा होना था, और पाकिस्तान में खुशहाली का दौर होना था, जो इन सारी पार्टियों को मंजूर नहीं था। और ये देख रहे थे पसे पर्दा। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहा करता हूं कि हम सरे आईना देखने वाले लोग हैं, हम जो पर्दे के आगे चीजें चल रही हैं हम उनको देखने वाले लोग हैं, हम पसे आईना जाकर देखने वाले और पीछे मंजर के पीछे जो कुछ हो रहा था उसको देखने वाले लोग नहीं है। ये लोग मंजर के पीछे देख रहे थे कि इमरान खान क्या इनिशिएटिव ले रहा है, क्या काम वो कर रहा है, और किन बुनियादों पर मुल्क की मईशत को वो की इमारत को वो तामीर कर रहा है। और अगर ये 5 साल पूरे कर जाता है तो उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, आम आदमी की जो हालत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्पीड के साथ ग्रो करना शुरू कर देगी। आप जरा सिर्फ ये सोचिए कि कोविड में जब हमारे करीबी और हमसाया इतनी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की, वो उसकी ग्रोथ रेट 0 में चली गई थी और माइनस में चली गई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 3 पर एग्जिस्ट कर रही थी, और उसके बाद 6 पॉइंट समथिंग पर चली गई। तो अगर 5 साल पूरे कर जाता तो यही चीजें जो आज फिच कह रहा है ये पाकिस्तान ने कर लेना थी, और आज हम बैरूनी कर्जों से भी निजात हासिल कर चुके होते, और आज पाकिस्तान की हालत भी बहुत ज्यादा बेहतर होती। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।